हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 के जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इसके अब तक हम यहाँ पे 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दी चेंजिंग ट्रेडिशंस, राइट। कि पूरे वर्ल्ड में जो है ना अब किस तरह से चेंजेस आ रहे थे। धीरे धीरे हमने जो है अलग अलग एम्पायर्स के बारे में पढ़ा है, मेसोपोटामियन एम्पायर के बारे में पढ़ा है, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है, एंड आफ्टर दैट हमने जो है इस्लामिक जो कंट्रीज है उनके बारे में भी देखा था, उनके एम्पायर्स के बारे में भी पढ़ा है। एंड इन अवर लास्ट वीडियो, इन अवर लास्ट चैप्टर वी हैड ऑल्सो कवर्ड अबाउट दी मंगोल एम्पायर, जो कि एक ट्राइबल पीपल थे, तो उन्होंने किस तरह से एम्पायर क्रिएट की थी। तो इन एम्पायर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे ओवर द टाइम जो हमारे कल्चर में जो एक तरह से किस तरह से चेंजेस आते हैं, या फिर जो ट्रेडिशंस पुराने चले आ रहे थे ओवर द टाइम उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं। जैसे कि यूरोप की ही अगर हम बात करें, सबसे पहले उसके बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की, तो इसमें हम यूरोप के चेंजेस के बारे में ही सबसे पहले पढ़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ें जो है इसमें हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो एज वी हैव सीन हाउ बाय द 9th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें, तो जो एशिया का लार्ज पार्ट है ना, वहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी बड़ी बड़ी एम्पायर्स हमें देखने को मिलती हैं, वो ग्रो होती हैं, उनका एक्सपेंशन होता है। कुछ नोमैडिक थी, कुछ वेल डेवलप्ड सिटीज से बिलोंग करती थी, एंड या फिर कुछ अच्छे ट्रेडिंग नेटवर्क्स की वजह से यहाँ पे जो है ना काफ़ी फेमस हुई थी, उनका एक्सपेंशन यहाँ पे हो सका था। तो द डिफरेंस बिटवीन द मैसेडोनियन, रोमन एंड द अरब एम्पायर, इन तीनों के बीच में यहाँ पे जो है ना मेन डिफरेंस क्या था, एंड द वन दैट प्रीसीडेड देम वाज दैट दे कवर्ड ग्रेट एरियाज ऑफ टेरिटरी, राइट। बस यही चीज़ों का डिफरेंस था इनके बीच में, कि जो है ना इन्होंने जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा एरियाज जो है इनके अंडर थे। तो अगर इनसे पहले की अगर एम्पायर्स की बात करें, मैसेडोनिया, रोमन एंड अरब एम्पायर के पहले की अगर एम्पायर्स के बारे में बात करें, उनके पास जस्ट टेरिटरी थोड़ी सी कम थी, वो भी एम्पायर्स ही थी, ओके। एंड वर द कॉन्टिनेंटल एंड द ट्रांसकॉन्टिनेंटल इन द नेचर। तो ये वाली जो एम्पायर्स थी, मैसेडोनियन, रोमन एंड अरब एम्पायर, 9th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें, वहीं से जो एम्पायर्स यहाँ पे स्टार्ट होती है ना, तो ये कॉन्टिनेंटल एंड ट्रांसकॉन्टिनेंटल थी इन द नेचर। हाउएवर इनसे पहले की जो एम्पायर्स थी, जैसे कि इजिप्टियन हो गया, इसीरियन, चाइनीज या फिर मॉडर्न एम्पायर थी, वो जो है कॉन्टिनेंटल नहीं थी या फिर ट्रांसकॉन्टिनेंटल नहीं थी, राइट। इतना बड़ा एरिया इनके पास नहीं था। तो हम बोल सकते हैं कि जस्ट टेरिटरी जो होती है ना, टेरिटरी के बेस पे ही जो है मेन इनके बीच में यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, साइज ऑफ द टेरिटरी, ओके। वही जो है मेन जो है डिफरेंस था इनके बीच में। The Mongol Empire was similar and different cultural encounters were crucial to what took place. तो obviously यहाँ पे different cultural जो traditions यहाँ पे देखने को मिलते हैं different empires में, वो जरूर यहाँ पे changes थे। एंड द अराइवल ऑफ द एम्पायर वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज सडन। तो ये जो एम्पायर्स यहाँ पे एक तरह से अराइव होती हैं ना, वो सडनली ही अराइव हुई थी, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम से जो है राइज हो जाती हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना नई एम्पायर बनने के, वो काफ़ी समय से जो है कोर में जो है वो चल रहे होते हैं। द रिजल्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम इन द कोर ऑफ व्हाट वुड बिकम एन एम्पायर। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, वो काफ़ी लंबे समय से चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से एम्पायर यहाँ पे बन गई है, काफ़ी लंबे समय से लोग कोशिश कर रहे होते हैं डिफरेंट टेरिटरीज को जो है गेन करने के लिए। एंड फिर धीरे धीरे जो है वो सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर बड़े बड़े एरियाज उनके पास जब आ जाते हैं, तो फिर वो एम्पायर बन जाती है, ओके। सो ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री कुड चेंज इन द डिफरेंट वेज। तो अगर हम ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें अब, राइट, तो वो यहाँ पे चेंज हुए थे इन द डिफरेंट वेज। वेस्टर्न यूरोप की बात करें, 9th से लेकर 7th सेंचुरी तक के पीरियड में यहाँ पे जो है ना मॉडर्न टाइम जो है वो स्लोली इवोल्व हुआ था। काफ़ी चेंजेस जो है ना वो 9th से लेके 17th सेंचुरी तक जो है हमें काफ़ी सारी चेंजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो डेवलप हो चुकी थी, डेट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, राइट। रिलीजियस बिलीफ के ऊपर नहीं, rather than the एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है ये साइंटिफिक नॉलेज जो है वो डेवलप हो चुकी थी। एंड एक तरह से गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करना है उसके बारे में जो है डिफरेंट थिंकर्स जो है अपने आइडियाज अब दे रहे थे। एंड सिविल सर्विसेज के क्रिएशन के ऊपर जो है अटेंशन दी जा रही थी। एंड पार्लियामेंट्स एंड डिफरेंट कोड्स ऑफ लॉ जो होते हैं ना, उसको क्रिएट करने के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दी जा रही थी। एंड टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी जा रही थी।
जिस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है। तो 9 से लेके 17 सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न यूरोप में हमें जो है ना ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। So the consequences of these changes could be felt with great force outside the Europe। तो ये जो changes यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में हो रहे थे ना, इसका इफेक्ट यहाँ पे यूरोप के बाहर भी पड़ता है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी पड़ता है। तो जैसे कि हमने देखा है डेट बाय द 5th सेंचुरी सीई, 5th सेंचुरी सीई से द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट हैड डिसइंटेग्रेटेड। तो रोमन एम्पायर जो है ना 5th सेंचुरी तक जो है वो डिसइंटेग्रेट हो जाती है। एंड इन वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्पायर वर स्लोली अडेप्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ ट्राइब दैट हैड एस्टैब्लिश्ड किंगडम्स हियर। तो यहाँ पे क्या था, इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में भी जो रोमन एम्पायर के जो रिमेन्स थे ना, उन्हें धीरे धीरे अडेप्ट कर लिया गया था जो नई यहाँ पे किंगडम्स आती है ना उनके द्वारा, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स में जो है ना जो चीज़ें होती रोमन एम्पायर की वो उन्होंने यहाँ पे अडेप्ट कर ली थी, वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे अपना ली थी। However, urban centers were similar in the Western Europe than the further east। तो अर्बन सेंटर्स जो होती हैं वो यहाँ पे मोस्टली सेम ही रहती हैं इन द वेस्टर्न यूरोप एंड इवन इन द ईस्टर्न यूरोप। So by the 9th century, the commercial and the urban centers जो थे मेन लंदन, रोम, सियना, दो स्मॉल could not be dismissed, इन्हें भी डिसमिस नहीं किया जा सकता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे थे। फ्रॉम द 9th to 11th सेंचुरी यहाँ पे जो है पूरी कंट्री साइड में जो है ना वेस्टर्न यूरोप में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही थी। द चर्च एंड रॉयल गवर्नमेंट जो है ना वो एक तरह से रोमन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना वो यहाँ पे डेवलप कर रहे थे विद द कस्टमरी रूल्स ऑफ द ट्राइब्स। जो ट्राइब के कस्टमरी रूल्स थे ना उनके साथ जो है ना यहाँ पे रोमन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर रहे थे। ओके तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वाज द एम्पायर ऑफ द चार्ल मैगिन इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप एट द बिगिनिंग ऑफ 9th सेंचुरी। तो उन्होंने ही जो है ना रोमन इंस्टीट्यूशंस जो होते वो यहाँ पे बनाए थे विद द कस्टमरी रूल्स ऑफ द ट्राइब्स। ओके उन्हें जो है यहाँ पे उन्हीं रूल्स को जो है वो आगे लेके जाते हैं, ट्राइब्स के रूल्स को। Even after its rapid collapse, urban center and trading networks persisted, albeit under heavy attack from the Hungarian speaking and the others। तो यहाँ पे जो urban center and trading networks जो है ना वो इतने अच्छे से यहाँ पे बनाए हुए थे कि वो इवन कई सारी कंट्रीज जो है ना इनके ऊपर अटैक भी करती हैं इस एम्पायर के ऊपर, बट फिर भी उनका जो अर्बन सेंटर एंड ट्रेडिंग सेंटर जो है ना वो कंटिन्यू ही रहते हैं। ओके तो एक और नया चेंज यहाँ पे आता वो था फ्यूडलिज्म, राइट। फ्यूडलिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म जो होता है ना वाज मार्क्ड बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अराउंड द कासल्स एंड मेनोर हाउसेस वेयर लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर पोसेस्ड लैंड। तो एक यहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं, मेंशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है मेन लॉर्ड जो रहते हैं एंड उसके इर्द गिर्द यहाँ पे जो है ना सारी एग्रीकल्चर जमीन होती है, काफी बड़ी होती है। तो इस एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर जो पीजेंट्स होते हैं ना वो यहाँ पे काम करते हैं, राइट। तो इस लॉर्ड ने जो है ये पीजेंट रखे होते हैं अपनी एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर काम करने के लिए, एंड इस लॉर्ड के ऊपर भी जो है किंग होता है। ओके तो फ्यूडलिज्म यहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चर के साथ ही रिलेटेड है। तो इस लॉर्ड के ऊपर जो है किंग होता है, एंड जब कभी भी यहाँ पे किंग को आर्मी की जरूरत पड़ती है ना, फ्यूडलिज्म में क्या होता है किंग के पास अपनी आर्मी नहीं होती है, तो इसके पास जो है ना अपने ये बंदे होते हैं जो कि काफी रिच होते हैं, जिनके पास जो है ना काफी जमीन होती है। तो जब कभी भी राजा को जरूरत पड़ती है ना फिर आर्मी की, तो वो फिर इन्हीं लोगों को ही बोलते हैं, इन्हीं लैंडेड पर्सन को बोलते हैं कि आप हमें आर्मी प्रोवाइड करवाइए। तो फिर जो है ये सारे पीजेंट्स जो इनके खेत में काम कर रहे होते हैं ना, फिर ये जो लॉर्ड है इन पीजेंट्स को जो है राजा के पास भेज देता है एज ए आर्मी। तो इसे जो है फ्यूडलिज्म बोला जा सकता है, या फिर जैसे हिंदी में जो है सामंतवाद भी जो है बोला जा सकता है। ओके So the lords in turn pledged their loyalty to the greater lord king हो गया, who were the vassals of the kings, and the Catholic Church supported this state of affair and itself possesses the land। तो कैथोलिक चर्च जो है ना वो भी इन्हीं चीज़ों को काफ़ी सपोर्ट करता था, फ्यूडलिज्म को काफ़ी सपोर्ट करते थे फ्रॉम द 9th to 11th सेंचुरी, एंड इवन उनकी भी अपनी लैंड यहाँ पे हुआ करती थी, वहाँ पे भी पीजेंट्स काम किया करते थे। So, in a world where uncertainties of life, poor sense of medicine and low life expectancy were common, तो
उस समय के वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो लाइफ की अनसर्टेनिटीज थी, राइट। तो मेडिकल जो होता है, एक तरह से मेडिकल फील्ड ज़्यादा डेवलप नहीं था, एंड एक तरह से लाइफ की काफ़ी लो एक्सपेक्टेंसी थी। द चर्च शोड पीपल हाउ टू बिहेव सो दैट लाइफ आफ्टर डेथ एटलीस्ट वुड बी टॉलरेबल। तो चर्च जो है ना वो लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरह से हमें बिहेव करना होगा सो दैट कि इवन डेथ के बाद की जो लाइफ है ना वो टॉलरेबल हो जाए। ओके, क्योंकि जो प्रेजेंट लाइफ है तो वो तो अनसर्टेन है, तो डेथ के बाद जो लाइफ है, राइट, उसे यहाँ पे टॉलरेबल बनाना है, तो वो जो है चर्च यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करते थे, वो बताते थे। इवन मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पे क्रिएट की गई थी, एंड जैसे कि कैथोलिक चर्च में वहाँ पे होते थे वैसे ही मोनेस्ट्रीज भी बनाई गई थी। तो दूसरे जो एक तरह से हम बोल दूसरे बिलीफ के लोगों को भी यहाँ पे जो है काफ़ी सपोर्ट किया जाता था, उनके लिए मोनेस्ट्रीज यहाँ पे बनाई गई थी, सिमिलरली जैसे कि चर्च होते हैं। So, the influence of the commerce in towns in the feudal order came to evolve and change, encouraged by the Mediterranean entrepreneurs in the Venice and Genoa from the 12th century. 12th century से यहाँ पे क्या होता है कि commerce and town, द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉमर्स इन टाउन यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड चेंज इनकरेज बाय द मेडिटेरेनियन एंटरप्रेन्योर्स इन द वेनिस एंड जिनोवा। तो इसके आसपास का जो एरिया है ना, मेडिटेरेनियन एरिया जो है, वहाँ पे कॉमर्स एंड टाउन्स का जो है ना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन एरिया के आसपास अब जो शिप्स होती है ना, या फिर जो व्यापार है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इवन जो दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पे आना स्टार्ट कर देते हैं, व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। देयर शिप्स कैरिड ऑन ग्रोइंग ट्रेड विद द मुस्लिम स्टेट्स। तो इनकी जो शिप्स है वो मुस्लिम स्टेट्स के साथ भी ट्रेड जो है वो कर रहे थे, मुस्लिम स्टेट्स के साथ। ओके, एंड द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्पायर इन द ईस्ट। तो मेडिटेरेनियन जो लोग हैं ना वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो व्यापार अपना बढ़ा देते हैं। तो अब क्या था, यूरोपियन किंग इन रीइंफोर्स लिंक अक्रॉस द मेडिटेरेनियन ड्यूरिंग द क्रूसेड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मेडिटेरेनियन एरिया के आसपास जो है ना काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है व्यापार के थ्रू। तो यूरोपियन किंग्स जो हैं वो भी यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन एरिया के आसपास अपने लिंक्स जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ट्रेड विद इन द यूरोप इम्प्रूव्ड ऑल्सो। तो यूरोप में भी जो ट्रेड है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, कमर्शियल एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जो है बढ़ जाती हैं। तो कोइंसाइडेड विद चेंजिंग एटीट्यूड कंसर्निंग द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो फिर पहले जो लोग हैं ना वो ये सोचते थे कि हमारी जो लाइफ है वो अनसर्टेन है, तो आगे आने वाली जो लाइफ है उसके ऊपर ज़्यादा जो है हमें फोकस करना है, भगवान को याद करना है। बट जब कमर्शियल एक्सपेंशन हो जाता है, पैसा इन्हें ज़्यादा मिलता है, तो इनका जो है ना लाइफ की वैल्यू इनके लिए बढ़ जाती है, इनके जो एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स द लाइफ वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए जो रिस्पेक्ट है, लिविंग थिंग्स के लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो यहाँ पे बढ़ जाती है। एंड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीक आर्ट एंड आइडिया दैट केम टू यूरोप फ्रॉम द बाइजेंटाइन ट्रेड इनकरेज द यूरोपियंस टू टेक अ न्यू लुक एट द वर्ल्ड। तो ग्रीक आर्ट एंड आइडिया से आइडियाज़ को लेके जो है ना इन यूरोपियंस के जो माइंड होते हैं ना वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, तो वर्ल्ड की तरफ जो है ना वो एक नया नज़रिया उनके सामने यहाँ पे आ जाता है, राइट। सो अब क्या था, एंड फ्रॉम द 14th सेंचुरी से जो है स्पेशली इन द नॉर्थ इटालियन टाउन जो वेल्दी थे, दे बिकम लेस कंसर्न विद द लाइफ आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद की लाइफ वो बोलते किसने देखी है, तो उसके लिए वो काफ़ी कम कंसर्न रहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जो लाइफ हमें मिली है इसमें जो वंडर्स हमें देखने को मिलते हैं बस उसे ही हमें एक्सप्लोर करना है, राइट। एंड जो स्कल्प्टर्स हैं, पेंटर्स एंड राइटर्स जो हैं वो भी ह्यूमैनिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं एंड वर्ल्ड के डिस्कवरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो 14th सेंचुरी तक आते आते जो है ना यहाँ पे यूरोप में यही चेंजेस हो रहे थे कि एक तो जो है ना इनके मन में वर्ल्ड को डिस्कवर करने की जो इच्छा है वो बढ़ रही थी, ह्यूमैनिटी की तरफ जो है ना इनका फोकस ज़्यादा बढ़ रहा था। ट्रेड जो है वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, एंड एक तरह से कई सारी यूरोपियन किंग्स जो है ना वो अपनी शिप्स यहाँ पे लगा देती हैं मेडिटेरेनियन सी के आसपास, राइट। वेनिस एंड जिनोवा के जो आसपास जो एरियाज है ना वहाँ पे व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, So by the end of 15th century, this state of affairs encouraged the travel and discovery as never before. तो 15th century तक आते आते ये जो व्यापार चल रहा था या फिर जो नया एक
इंकरेजमेंट आई थी कि हमें वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, तो उसकी वजह से जो ट्रैवल एंड डिस्कवरी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंकरेज हो जाती है। ऐसा जो है इंकरेजमेंट इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था 15वीं सेंचुरी से पहले। तो डिस्कवरी के वॉयजेस जो हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेनिश हो गए, पोर्तुगीज हो गए, हु ट्रेडेड विद द नॉर्दर्न अफ्रीका, राइट, नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ वो व्यापार करते थे, एंड पुश्ड फर्दर डाउन द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, फिर जो है वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट तक वो पहुंच जाते हैं, एंड फाइनली लीडिंग टू द जर्नीज अराउंड द केप ऑफ गुड होप टू इंडिया। केप ऑफ गुड होप जो है नीचे नॉर्थ अफ्रीका से सॉरी साउथ अफ्रीका से जो है ना, वो होते हुए कहाँ पे जाते हैं, वो इंडिया तक पहुंच जाते हैं। एंड फिर उन्हें जो है वहाँ पे मिलता है कि स्पाइसेस जो हैं इंडिया के वो काफ़ी अच्छे हैं, उसकी जो है उसे वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, राइट। एंड फिर कोलंबस जो हैं वो फिर इंडिया की तरफ एक वेस्टर्न राउट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एंड 1492 में जो है वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, रीच द आइलैंड, एक आइलैंड्स पे पहुंच जाते हैं, विच द यूरोपियंस कॉल द वेस्ट इंडीज, जिसे यूरोपियंस जो है वेस्ट इंडीज बोलते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। कुछ एक्सप्लोरर्स यहाँ पे नॉर्दर्न राउट फाइंड करने की कोशिश करते हैं टू द इंडिया एंड चाइना वाया द आर्कटिक सी। एंड यहाँ पे यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे, जो नए नए एरियाज को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रास्ते में कई सारे डिफरेंट जो लोग हैं उन्हें मिलते हैं, एंड इवन जो है उन लोगों से जो है ये नई चीज़ें सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ओके, कई सारे राइटर्स इन्हें मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक नॉर्थ अफ्रीकन जोग्राफर थे एंड ट्रैवलर थे हसन अल वजन, हु रोड द फर्स्ट जोग्राफी ऑफ अफ्रीका। इन्होंने जो है अफ्रीका की फर्स्ट जोग्राफी लिखी थी इन द अर्ली 16th सेंचुरी फॉर द पोप्लियो एक्स, राइट। तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं यूरोपियंस, उनसे मिलते हैं, नई चीज़ें वो सीखते हैं। ओके, एंड इसके साथ ही यहाँ पे जेसुइट एंड चर्चमैन थे, वो भी एक राइटर ही थे। उन्होंने जापान के बारे में लिखा था 16th सेंचुरी में। तो इन लोगों से वो मिलते हैं, नई नई चीजें वो सीखते हैं। ओके, एंड अगर चर्च की बात करें तो इट वाज द सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ अदर कल्चर्स एंड द लैंग्वेजेस आल्सो, बट इनकरेज अटैक ऑन द पीपल एट इट्स सॉइल द अनक्रिश्चियन। तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं है कि सभी की तरफ ये जो लोग हैं, ये यूरोपियंस है, वो सहानुभूति वाला रवैया ही रखते थे। तो थोड़ी सी नफरत वाली भावना भी इनके बीच में थी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अदर कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस जो है चर्च में सिखाई जाती थी, बट फिर भी जो है जो अनक्रिश्चियन हुआ करते थे उनके ऊपर अटैक्स यहाँ पे होते थे। ओके, from the point of view of the non-Europeans, the encounter with the Europe varied, and जो non-Europeans थे उनके साथ भी जो है इन Europeans के encounters होते रहते थे। and एक तरह से for much of the Islamic lands and India and China, though Europeans remained a curiosity until the end of 17th century। तो Islamic lands के जो लोग थे, India and China के जो लोग थे, उनके लिए जो Europeans है ना, उनके तरफ जो है ना ये काफ़ी क्यूरियोसिटी की तरफ ये देखा करते थे। इस्लामिक लैंड्स के लोग जो है, इंडिया एंड चाइना के जो लोग हैं। ओके, and they were perceived as hardy traders and seamen who had little to contribute to their sense of the larger world। तो इनकी तरफ जो है ना इंडियन एंड चाइनीज जो लोग हैं या फिर इस्लामिक लैंड्स के लोग हैं, वो इन्हें व्यापारियों के तौर पे देखा करते थे, इन यूरोपियंस को। ओके, and the Japanese learned some of the advantages of the European technology quickly। however जो जापानीज थे उन्होंने इन यूरोपियन टेक्नोलॉजी को जो है सीख भी लिया था इजीली, जैसे कि इंडियंस एंड चाइनीज हो गया, फिर इस्लामिक लैंड के जो लोग हैं वो जो है इनकी तरफ जो है क्यूरियोसिटी से देखते थे, कोशिश करते थे इन्हें समझने की, इन्हें जो है एक व्यापारियों के तौर पे वो देखते थे। ऑन दी अदर हैंड जापानीज जो हैं उन्होंने जो है इनकी टेक्नोलॉजी को, इन यूरोपियंस की टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख लिया था। ओके, So in the Americas, enemies of the Aztec Empire sometimes used European to challenge the power of the Aztecs। तो इवन जो है कई सारे जो इन द अमेरिका में जो है ना एजेटिक एम्पायर के जो एनिमीज थे, वो यूरोपियंस को यहाँ पे यूज किया करते थे एजेटिक एम्पायर को जो है ना एक तरह से चैलेंज देने के लिए। तो यूरोपियंस को जो है काफ़ी वहाँ पे बहादुर समझा जाता था उस समय में। तो अमेरिका जो है ना यूरोपियंस का ही यहाँ पे यूज़ किया करते थे किसी दूसरे पर्सन को डराने के लिए, अपने एनिमीज को डराने के लिए, राइट। सो एट द सेम टाइम द diseases the Europeans brought devastated the populations, leading to the death of over 90% of the people in some areas by the end of 16th century। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि यूरोपियंस ने जो है पूरी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी किया है, काफ़ी गलत चीज़ें भी की है लोगों के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे बीमारियाँ भी फैली थी, जिसकी वजह से 90% जो लोग हैं ना बाय द 6th सेंचुरी उनकी यहाँ पे डेथ भी हुई थी कई सारे एरियाज में, राइट, इन यूरोपियंस की वजह से।
सो ये तो था यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था इनके बारे में। एंड और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम जो है अब कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर चेंजेस के बारे में हम जो है अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 जो है इसका वो हम यहाँ पे लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 6 का। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।